नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल जारी है। सोमवार को कुल 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं, जबकि इनके 24 घंटे पूरे होंगे तो मंगलवार को दूसरे किसान नेता अपनी हड़ताल शुरू कर देंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि अब इसी तरह रोटेशन में हड़ताल चलती रहेगी। किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। किसानों ने 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहने की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहें, सभी अपने घरों से थाली बजाएं। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को तेज करने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। मोर्चा ने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ 26 दिसंबर को जिस देश में रह रहे हैं वहां के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करें। मोर्चा ने यह भी कहा है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि वो 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के सांसदों से संपर्क करेंगे कि वे बीजेपी को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करें। जिसके बाद और एनडीए के नेता अपने समर्थन को लेकर जो कुछ भी कहेंगे उसे हम जनता को बताएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर एनडीए के नेता किसानों का समर्थन नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध किया जाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट पाने के लिए संघर्ष करेगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, मीडिया के कुछ हलकों में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। सच यह है कि बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट जीतने के लिए संघर्ष करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे इस ट्वीट को सेव कर लें और अगर बीजेपी ने इससे बेहतर किया तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। बता दें, ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति का पूरा जिम्मा प्रशांत किशोर के हाथों में है। प्रशांत किशोर के चुनौती वाले ट्वीट पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया है। विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा की बंगाल में सुनामी चल रही है। सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार होना पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने में देरी हुई है। टीकाकरण अभियान के बाद इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वहां के लोग बदलाव चाहते हैं और मौजूद जबरन वसूली की प्रथा को भी खत्म करना चाहते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़िता और आरोपी संदीप के बीच कुछ समय के लिए प्रेम संबंध थे और दोनों की फोन पर बात भी होती थी। लेकिन जब पीड़िता के घर वालों को पता चला उसके बाद लड़की ने बात करना बंद कर दी थी। जिसके बाद आरोपी संदीप ने अलग अलग नंबरों से लड़की को कॉल किया, लेकिन लड़की ने बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी को यह भी शंका थी कि लड़की किसी और से संपर्क में है और इसी कारण वो और तिलमिला गया था, जिसके कारण यह घटना को अंजाम दिया गया। बता दें, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ कहा है कि लड़की का गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या भी उन्हीं 4 आरोपियों ने की है। बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश सरकार ने जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण के उद्देश्य के शादी के खिलाफ एक कठोर कानून लागू कर दिया है। इसके तहत कानून का उल्लंघन करने वाले को 7 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें, बीते महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जबरन या धोखे से किए गए धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया था। इसके तहत 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत अभी तक करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 11 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विक्रम यूनिवर्सिटी में रामायण काल से जुड़े प्रसंगों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि राम नाम के पत्थर समुद्र में कैसे तैर गए थे, रावण का पुष्पक विमान मन की गति से कैसे उड़ान भरता था। इसके अलावा बाली के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह रोज सुबह पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगा लेता था और आकाशवाणी कैसे होती थी। इन सभी प्रसंगों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में श्री रामचरितमानस में विज्ञान और संस्कृति प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक 2 गाड़ियों में बैठकर सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। यह घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने रविवार को इसका वीडियो शेयर किया। अखबार का कहना है कि चीनी सैनिक सादे कपड़ों में थे और स्थानीय चरवाहों को अपने पशु वहां चरने से मना कर रहे थे।
हालांकि स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांडर जनरल झाओ जोंगी को हटा दिया है और उनकी जगह जनरल झांग जुडांग को लाया गया है, जिन्होंने कभी भी भारतीय सीमा पर अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। बता दें, लगभग 7 महीने से जारी गतिरोध के लिए हटाए गए जनरल झाओ जोंगी को भी जिम्मेदार माना जा रहा था। वो भारत और भूटान को लेकर सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन अब इस बदलाव के साथ हो सकता है कुछ उम्मीद जगे। भारत में एक दिन में 24,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,55,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,45,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,03,000 के पार हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए टाइप का स्ट्रेन मिलने के बाद कोविड-19 की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन में लॉकडाउन और कई और देशों में ट्रैवल बैन का सिलसिला शुरू होने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इस नए टाइप के खतरे को लेकर अलर्ट है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। अब भारत में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लाइट को बैन करने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है, वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफारिश के अनुसार देश की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिस पर अप्रसन्नता जताते हुए विरोध स्वरूप 7 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। राष्ट्रपति के फैसले के अनुसार 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। नेपाल में सत्ता को लेकर सत्ताधारी पार्टी में लंबे समय से खींचतान चल रही है और उसी का नतीजा है कि ओली ने संसद को भंग करने की अनुशंसा की है। सत्ता पाने का यह संघर्ष मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रीमियम पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।